टैक्स से जुड़े जटिल सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं निमित्त कंसल्टेंसी के फाउंडर और सीए नितेश बुद्धदेव जी। नितेश जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और टैक्स से जुड़े तमाम प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, सहमत होने के लिए। और सबसे पहले जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो एचआरए के बारे में ही करेंगे। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर में, हालांकि हम इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे कि आखिर में हाउस रेंट अलाउंस होता क्या है और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एचआरए को क्लेम करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू विपुल जी, मुझे आज शो में इनवाइट करने के लिए। जैसे हम बात करने जा रहे हैं एचआरए के ऊपर, विपुल जी काफ़ी सारे डिडक्शन और एग्जेम्पशन इनकम टैक्स में दिए गए हैं जिससे आप आपकी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हो। एचआरए उनमें से ही एक है। जैसे हाउस रेंट अलाउंस, नाम काफ़ी कुछ कहता है। अगर कोई एम्प्लॉई है, जॉब कर रहा है और वो रेंटेड अकोमोडेशन में रहता है, तो उसका वो जो रेंट पे कर रहा है उसका बेनिफिट अपने टैक्स डिडक्शन के लिए ले सकता है, अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकता है। जैसे हम देखते हैं जब एक एम्प्लॉय का सीटीसी होता है, कॉस्ट टू द कंपनी, जो उनका ओवरऑल जो सैलरी है उसमें काफ़ी सारे बाइफर्केशन होते हैं। जैसे हो गया उसका बेसिक सैलरी, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस। उसमें से एक एचआरए भी है जो काफ़ी कॉमन है और काफ़ी कॉमनली इसका लोग यूज़ करते हैं। पर इसके इसके जुड़े अगर थोड़े प्रोविजंस बराबर से समझ लें तो इसको बराबर से यूज़ करके हम काफ़ी टैक्स एडवांटेज ले सकते हैं। तो पहली चीज हो गई कि आप रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हो, आप जी। रेंट पे कर रहे हो और आपके सैलरी स्ट्रक्चर में एचआरए अलग से दिखाया गया है, तब जाके आप इसका ये प्रोविजन का बेनिफिट ले सकते हो। इसमें चीजें ध्यान में रखने जैसी है और कैसे बेनिफिट ले इसका, इसके लिए आपको तीन अमाउंट खोजने होंगे। एक तो आप एक्चुअल रेंट, आपका जो है एक्चुअल एचआरए पोर्शन जो आपके सैलरी स्लिप में दिखता है वो अमाउंट। दूसरा हो गया 50%, अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हो, 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो जी। और मेट्रो में नहीं रहते तो 40% ऑफ योर बेसिक। तीसरा अमाउंट है एक्चुअल रेंट आप जो पे कर रहे हो लेस 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी। इससे विपुल जी अब तीन अमाउंट हमको मिल जाएंगे। इसमें से जो कम होगा, सबसे कम होगा, वो आपको डिडक्शन के रूप में मिलेगा। तो इतना सिंपल नहीं है कि आप जो रेंट पे करते हो या तो आपको जो अलाउंस में दिख रहा है आपकी सैलरी स्लिप में उसका आप डायरेक्टली डिडक्शन नहीं क्लेम कर पाओगे। पर खैर ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका एचआर इसको एडजस्ट करके जो आपके इन तीनों में से जिसका कम अमाउंट होगा उसका आपको डिडक्शन देगा और वही हिसाब से आपका टीडीएस काटेगा। ध्यान में रखना है कि आप इससे जुड़े डॉक्यूमेंट बराबर से मेंटेन करें, जैसे कि हो गया रेंट रिसीट, आपका रेंट एग्रीमेंट, और उसका जी। जब आपकी कंपनी से उसमें ये चीजें मांगी जाए तो आप उसको टाइम से उसको सबमिट करें इसका बेनिफिट लेने के लिए। एक बड़े टैक्स अधिकारी ने एचआरए को लेकर हो रही गड़बड़ी के बारे में उन्होंने चिंताएं जताई हैं, लोगों को भी चेताया है। और एचआरए क्लेम करने में लोग किस तरह की गड़बड़ियां करते हैं, और अभी आप जिस तरह का जिक्र, जिस बात का अभी आप जिक्र कर रहे थे कि ये तरीके हैं, हिसाब से क्लेम कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि पहले तो हम ये जानना चाहेंगे किस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं, और दूसरा उसी में जो आप पहले जवाब सवाल दे रहे थे तो उसका जवाब मैं जानना चाहूँगा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के एचआरए का अमाउंट 10,000 है, मकान का किराया 12,000 है। ऐसे में मतलब क्या स्थितियां, परिस्थितियां रहेंगी, क्या उसमें कितनी छूट मिल सकती है, कितनी नहीं मिल सकती है। सो जैसे विपुल जी हमने डिस्कस किया, बहुत कॉमन है तो गड़बड़ियाँ भी लोग काफ़ी करते हैं क्योंकि सबको टैक्स बचाना है। पर इसका सही ढंग से यूज़ नहीं किया तो इसमें दिक्कतें भी बहुत आ सकती है। जैसे आप बात कर रहे हो तो आपका जो आपको अलाउंस जो मिल रहा है वो कितना आ रहा है, आप कितना रेंट पे कर रहे हो, इसका जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस किया, वो फॉर्मूला के हिसाब से आपको टैक्स में छूट मिलेगी। तो अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो आप 50% बेसिक सैलरी पकड़ लीजिए। आप रेंट जो भर रहे हो उसको कहाँ यूज करना है, एक्चुअल रेंट आपने भरा उसमें से आप 10% ऑफ बेसिक सैलरी लेस कर दीजिए, आपका एक अमाउंट वो आ गया। और तीसरा अमाउंट जो आपका एक्चुअल अलाउंस आपको ऑफिस से मिल रहा है, क्योंकि वो सबकी सैलरी, सबकी बेसिक सैलरी के हिसाब से भिन्न भिन्न होगा। तो ये तीनों में से जो सबसे कम होगा, लीस्ट आउट ऑफ दिस थ्री, वो आपको मिल जाएगा डिडक्शन के तौर पे। इधर गलतियां क्या होती है और क्या गड़बड़ी लोग करते हैं, काफी बार ऐसा देखा गया है कि लोग फेक रेंट रिसीट बना के देते हैं, बल्कि वो रेंट अकोमोडेशन में नहीं रहते हैं, खुद के पेरेंट्स के साथ रहते हैं या कहीं पे रहते हैं, फिर भी वो फेक रेंट रिसीट देते हैं।
दूसरा, या वो रेंट रिलेटेड ज्यादा अमाउंट का देते हैं, वो समझो 10,000 रुपए भर रहे हैं पर वो 20,000 का रेंट दिखाते हैं। ऐसी काफी सारी गड़बड़ियां देखने गई। और ऐसा भी होता है जब हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं और रेंट एक ही जन पे कर रहा है, पर दोनों अपनी ऑफिस में खुद अलग अलग क्लेम करते हैं। तो ये सारी गड़बड़ियां काफी हो रही है, और गवर्नमेंट काफी अभी मैं बोल सकता हूँ काफी प्रोएक्टिव है ये सब रोकने के लिए। एक आपने बात कही कि आप रसीद का जिक्र आपने किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं या मेट्रो को अगर छोड़ दें तो ज़्यादातर जगहों पर अभी भी रसीद की व्यवस्था लोग नहीं रखते हैं कि मतलब किराया जो है वो सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, कोई उसके लिए रसीद हर क्वार्टर पे या हर महीने रसीद नहीं काटी जाती है। ऐसे में फिर क्या विकल्प बचते हैं क्या फिर, या फिर मान लीजिए मकान मालिक दूसरे शहर में है तो आप हर महीने रसीद नहीं साइन, इसमें क्या कुछ विकल्प बचते हैं जो किराए पे रह रहा है जो व्यक्ति, वो क्या कुछ कर सकता है ऐसे मामले में? ऐसे मामले में आपको रेंट एग्रीमेंट जो आपका है वो बनाया ही होगा, तो रेंट एग्रीमेंट भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। और भले आप हर महीने आपका रेंट रिसिट आपको सबमिट नहीं करना है, आपको ये सबमिट करना है नॉर्मली एचआर डिपार्टमेंट जो कंपनी में होता है वो आपको नॉर्मली दिसंबर जनवरी के महीने में पूरे साल के एक साथ रिसिट मांगता है, तब भी आप बना के दे सकते हो। आप ई रिसिट भी दे सकते हो। आप एक सिंपल फॉर्मेट है आपका, वो भी है, आप सबमिट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है विपुल जी कि कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। जैसे आपने बैंक में उसको सेल आपने रेंट पे किया है, तो उसका एक्नॉलेजमेंट अलोंग विथ आपका ये हो गया रेंट एग्रीमेंट, वो भी आप दे सकते हो। पर ये जेन्युइन ट्रांजेक्शन होना चाहिए और आपने बकायदा रेंट के लिए पे कर किया होना चाहिए। ठीक। अब अगला महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि जो करदाताएं हैं उनको हर 3 महीने में एआईएस चेक करवाने के लिए भी कहा गया है ताकि इस तरह के मामले को रिपोर्ट किया जाए। एआईएस के जरिए फेक अचानक क्लेम या टैक्स चोरी, ये कैसे इस पर लगाम लगाई जाएगी, किस तरीके से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, क्या जो मकान मालिक है उसके अकाउंट्स को भी खंगाला जा रहा है, जरा इसके बारे में हमें बताइए। विपुल जी, एआईएस अगले लास्ट ईयर ही लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने कि वो टैक्स कंप्लायंस बराबर से की जाए और टैक्स का जो कंप्लायंस है उसको बराबर से निभा सके। उसके लिए वो एआईएस जो उसका फुल फॉर्म है एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये लॉन्च किया गया है। क्योंकि इसमें आपकी पूरी जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसकी सारी डिटेल रहेगी। जैसे कि हो गई आपकी रेंटल इनकम पकड़ लीजिए, डिविडेंड इनकम पकड़ लीजिए, आपके कैपिटल गेन के ट्रांजेक्शन पकड़ लीजिए, इन्वेस्टमेंट पकड़ लीजिए, आपका क्या का कहाँ पे टीडीएस काटा है, पूरा इसके अंदर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आपको ये रिपोर्ट मिलती है, जिसको हम एआईएस कहते हैं। तो इसके अंदर पूरी जानकारी मिल जाएगी, आपके पैन से जुड़ी ये सब फिनेंशियल ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे। तो जब बात आती है कि एचआरए को लेके इसमें कुछ गड़बड़ी है तो इधर ही पकड़ी जा सकती है, बहुत ही पॉसिबिलिटीज है। जैसे विपुल जी हम बात कर रहे हैं अभी एम्प्लॉय की तरफ से कि एम्प्लॉय जब ये रेंट पे करता है तो उसको डिडक्शन क्लेम करता है। पर जब हम कोई भी डिडक्शन या कोई भी एक्सपेंस क्लेम करते हैं किसी के लिए तो ये इनकम होती है। तो अभी बात करते हैं जो लैंडलॉर्ड है, जो मकान मालिक है, उसके लिए ये इनकम हो जाएगी। तो ये देखने को मिला है जब एम्प्लॉय गलत अमाउंट दिखाता है, समझो रेंट पे कर रहा है 20,000 पर उसने रेंट रिसिट में और फर्जी रेंट रिसिट बता के उसको 40,000 बता दिया, तो ये 40,000 के रूप में पहले उसको डिडक्शन तो मिल गया एम्प्लॉय को, पर ये मकान मालिक के किस्से में वो 40,000 रेंट इनकम दिख जाएगा। तो इनकम वो दिख एआईएस में दिखेगा कि आपको कितना रेंट इनकम मिल रहा है। तो ऐसे आप अगर आप क्वार्टरली आपका एआईएस चेक करते जाओ तो उसमें सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आपको लग रहा है कि कोई ऐसी इनकम आप में जुड़ दी गई है जो आपकी एक्चुअल इनकम है ही नहीं, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हो और वो उधर के उधर ही ये चीज उधर ही सॉल्व हो जाएगी। तो आपको कोई और टैक्स रिलेटेड इश्यू नहीं आएंगे। तो एआईएस काफी मुझे लगता है बहुत ही मददरूप होगा टैक्स कंप्लायंस को बढ़ाने के लिए। और ऐसी छोटी छोटी बातें हैं पर जो ऐसी छोटी चोरियां हो रही है उसको रोकने के लिए काफी मददरूप होगा। अच्छा, ये बताइए कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो अचानक बेनिफिट का लाभ उठाने के लिए किसी तरह की गड़बड़ी जानबूझ करके या अनजाने में करता है और आयकर विभाग की रडार पे वो आ जाता है कि यहाँ पर इस तरह की गड़बड़ी हो रही है, तो किस तरह की कार्रवाई जो है वो आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से हो सकती है? क्योंकि इसको लेकर के तमाम दर्शक सतर्क रहें कि इस पर किस तरह का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है, चाहे वो गलती उनकी जानबूझ करके हो या फिर अगर लापरवाही से भी कोई गलती हो जाती है तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विपुल जी, क्योंकि दर्शकों को यह समझना चाहिए कि एक होता है टैक्स प्लानिंग और दूसरा होता है टैक्स इवेजन। टैक्स प्लानिंग का मतलब है कि आपको जो इनकम टैक्स में बकायदा जो डिडक्शन एग्जेम्पशन दिए गए हैं उसका आप बराबर से यूज करके आपकी टैक्स लायबिलिटी कम करो, उसमें प्रॉपरली लीगल वे है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट टैक्स इवेशन वो चीज है
जहाँ पे आप आपकी इनकम को अंडरस्टेट करते हैं। आप बताते हो आप इससे कम कमा रहे हो पर एक्चुअल में आपको फायदा ज्यादा हुआ है, ज्यादा इनकम है, या आपकी एक्सपेंस आप बढ़ा चढ़ा के दिखाते हो जितने एक्सपेंस आपने एक्चुअल में की नहीं है। तो ये सब चीज में भी जो टैक्स पेयर है अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहता है, पर ये हो गया इलीगल वे। तो ये जानबूझ के किया गया है या गलती से हुआ है, ये दोनों में अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको पूरा जो टैक्स उसके ऊपर भरना आएगा वो तो आएगा ही, पर वो इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट उसमें जोड़ के आपको टैक्स भरना आएगा। ये हो गया इंटरेस्ट। और दूसरा होता है पेनल्टी, और वो पेनल्टी आपने जो टैक्स नहीं भरा है वो अमाउंट पकड़ा जाता है तो वो टैक्स का 100 से 300% आपको पेनल्टी भी भरने को आ सकता है। तो सतर्क रहना चाहिए ये मामले में, और आप जो आपका जो लीगल वे से आप जो डिडक्शन क्लेम कर रहे हो वही करना चाहिए, और ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी तरफ से कोई लापरवाही ना हो, और जानबूझ कर तो कतई ना करें, वरना कुछ पैसे बचाने के लिए आप बहुत ज़्यादा पैसे आपको देने पड़ सकते हैं, चाहे वो ब्याज के रूप में हो या फिर पेनल्टी के रूप में है। अब अचानक क्लेम करते समय जो भी टैक्स पेयर्स हैं उनको मोटी मोटी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं नहीं ये चीज़ें मैंने चेक कर ली हैं, तो फिर यहाँ पे अब गलती होने की गुंजाइश बहुत कम बचती है। जरूर जी, जरूर विपुल जी। इस चीज में मेन जो है वो डॉक्यूमेंटेशन, जैसे हम बात कर रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर 1 लाख रुपए के ऊपर किराया भर रहे हो, अगर आपका रेंट जो है वो टोटल फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए के ऊपर है, तो लैंडलॉर्ड का पैन नंबर आपके पास होना, और ये आपको आपके एचआर डिपार्टमेंट में देना बहुत ही आवश्यक है। आपका जो रेंट रिसीट की जो हम बात कर रहे थे वो काफी कम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, मतलब कि उसमें जो बहुत जो जानकारी चाहिए वो बराबर से होनी चाहिए। जैसे टेनेंट आपका नाम आ गया, लैंडलॉर्ड का नाम आ गया, आप कहाँ पे रहते हो वो एड्रेस आ गया, कितना किराया भर रहे हो वो उसमें मेंशन होना चाहिए, और प्रॉपरली स्टैम्प एंड साइन हो तो ये एकदम प्रॉपर रिसीट होगी। और उसके साथ आपका जो एग्रीमेंट हुआ है उसके साथ ये मैच होना चाहिए। काफी बार देखा गया है कि रेंट एग्रीमेंट में एक अमाउंट होता है और आपकी रेंट रिसीट पे एक अलग अमाउंट होता है। तो ये दोनों चीजें भी मैच होनी चाहिए, और आपको आपका रेंट एग्रीमेंट वो भी बराबर से प्रिजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई दिक्कत आती है तो इनकम टैक्स ये सारे डॉक्यूमेंट मांग सकता है। आपको लगता है ये डॉक्यूमेंट तो हम एचआर को देते हैं तो शायद इसमें कुछ भी करे तो हो जाएगा, बट जब भी कुछ इंक्वायरी आती है, स्क्रूटिनी आती है, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने जो क्लेम किए वो सब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी देने होंगे। तो ये बात का ध्यान रखना है। दूसरा हो गया, थोड़ा प्लानिंग का भी इसमें विपुल जी जोड़ देते हैं, क्योंकि प्लानिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं और दोनों का इनकम टैक्सेबल है, और दोनों रेंट वाले घर पे रहते हैं और रेंट पे कर रहे हैं, तो जी। आप एग्रीमेंट जो बना रहे हो वो दोनों के नाम पे बना, और दोनों के अकाउंट से प्रोपोर्शनेट रेंट पे करो। 50-50% दोनों ने रेंट भर दिया, समझो कि आपका 50,000 रेंट है, दोनों ने 25-25,000 भर दिया, और ऐसे हिसाब से आप रेंट रिसीट भी मांगे आपके लैंडलॉर्ड से, और फिर वो जमा करें आपकी ऑफिस में, तो आप दोनों इस हिसाब से प्रोपोर्शनेट जो रेंट पे किया है उसका बेनिफिट भी ले पाएंगे। तीसरी चीज इसमें मैं बताना चाहूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, और प्लानिंग में ही आप इसको जोड़ सकते हो, कि दर्शकों काफी बार देखा गया है कि काफी लोग अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं और पेरेंट्स के नाम पे घर होता है। तो इस चीज में भी आप अपने मम्मी या पापा दोनों में से, और दोनों के नाम पे घर है, तो दोनों को आप रेंट देगो और उसका रिसीट आप लेते हो, तो ये भी आप क्लेम कर सकते हो। पर एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप जब अपने मम्मी पापा अपने पेरेंट्स को रेंट दे रहे हो और उसको एचआरए के तौर से क्लेम कर रहे हो, तो वो जो आप रेंट दिया है वो आपके मम्मी पापा को इनकम के हिसाब से, आपके पेरेंट्स को इनकम के हिसाब से शो करनी पड़ेगी जो उन्होंने रेंट रिसीव किया है। तो ये चीज़ों का प्रावधान भी है, और ये चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगला सवाल महत्वपूर्ण ये है कि कैपिटल गेन टैक्स को लेकर के कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है, उसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, और लंबे समय से कहा जा रहा है कि इसमें बदलाव होना चाहिए। अब लोगों की आमदनी के स्वरूप बदल रहे हैं, निवेश का नज़रिया बदल रहा है, वो चाहे प्रॉपर्टी में हो या फिर स्टॉक मार्केट में। आपको लगता है कोई बदलाव यहाँ पर होना चाहिए कैपिटल गेन टैक्स को लेकर के, उसकी समयावधि को लेकर के या उसके परसेंटेज को लेकर? जरूर विपुल जी, जैसे आपने बताया, काफ़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसको बोल सकते हैं, काफ़ी सारे लोग म्यूचुअल फंड, शेयर्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर हम देखने जाए तो। और अगर वो सैलरी कमा रहा है या बिजनेस है, बिजनेस इनकम है, पर उसका एक देखा गया है कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन तो काफ़ी लोगों को अफेक्ट करता ही है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो इसमें काफ़ी सारे जो बदलाव आने चाहिए, मेरा भी मानना है। पर उससे पहले हम समझ लेते हैं कि क्यों इसमें बदलाव की जरूरत है, और कितना कॉम्प्लेक्स और काफी डिफिकल्टीज है वो समझने जाए तो। क्योंकि जो कैपिटल गेन विपुल जी जो डिसाइड होता है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, इसके लिए आप कितने समय तक उसमें इन्वेस्टेड रहते हो, आपका क्या ड्यूरेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ड्यूरेशन देखने जाते हैं
तो हर एक चीज में बहुत अलग अलग है। जैसे आपका इक्विटी शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड हो गया, अगर वो आप 12 महीने के ऊपर रखते हो तो वो जी। लॉन्ग टर्म गिना जाता है, और उससे कम रखते हो तो शॉर्ट टर्म। फिर आता है आपका हाउस प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग वगैरह में आप निवेश करते हो, उसको आपको 24 महीने के ऊपर रखना है तो वो लॉन्ग टर्म होगा। उसके नीचे मतलब जो आपका होल्डिंग पीरियड है परचेस एंड सेल्स के दरमियान, वो 24 महीने के ऊपर है तो उसको लॉन्ग टर्म गिना जाएगा। फिर बात आती है गोल्ड, डेट, म्यूचुअल फंड वगैरह, उसका होल्डिंग पीरियड लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए 36 मंथ एंड अबाउ, और उसके नीचे है तो वो शॉर्ट टर्म गिना जाएगा। तो ऐसे भिन्न भिन्न तरीके के होल्डिंग पीरियड है, जो ड्यूरेशन है उसके हिसाब से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिसाइड होता है। फिर आती है बात परसेंटेज की। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड इक्विटी जैसे हो गया, वो 10% टैक्सेबल होगा अगर लॉन्ग टर्म है, 15% अगर वो शॉर्ट टर्म है। और जब आती है प्रॉपर्टी, गोल्ड वगैरह की बात, तो वो 3 साल के ऊपर आप रख रहे हो, 2 साल प्रॉपर्टी के लिए और गोल्ड के लिए 3 साल, तो वो लॉन्ग टर्म माना जाएगा। तो उसमें आपको 20% टैक्स देना है इंडेक्सेशन के साथ। अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपके स्लैब में जुड़ जाएगा। तो बहुत ही आप एक तरीके से देखने जाओ तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और बिल्कुल। काफी डिस्पैरिटी देखी गई है। हम्म। तो इसमें कुछ संभावनाएं है विपुल जी, इसमें कुछ और ये भी मानते हैं काफी गवर्नमेंट अधिकारी और इनकम टैक्स का ये भी मानना है कि ये एक तरीके की पैसिव इनकम है, और इसमें बहुत ही कंसेशनल रेट दिया गया है। तो इसमें भी कुछ रेट बढ़ाने की भी संभावनाएं है। पर अगर मेरा मेरा मंतव्य मैं दूं, मेरा मानना है कि हम इमर्जिंग इकोनॉमी है, और टैक्स रेट तो नहीं बढ़ना चाहिए, बट हाँ कुछ अच्छे बदलाव आने चाहिए जिससे और मोटिवेट कर पाए हम लोगों को फाइनेंशियल असेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए।